अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत वाशिंगटन में मुनक़्क़िद होने वाले गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले बाज़ाब्ता इजलास ने सिफारती हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। अपने खिताब में ट्रंप ने पाकिस्तान की क़यादत, खुसूसन अस्करी और सियासी क़यादत की तारीफ़ करके एक वाज़ेह सियासी पैगाम दिया कि वाशिंगटन खित्ते में नए तवाज़ुन की कोशिश कर रहा है। ताहम सवाल ये है कि क्या ये गर्मजोशी अमली शराकत दारी में भी ढलेगी या महज सिफारती इशारा रहेगी। गजा के हवाले से बोर्ड ऑफ पीस का क़याम एक अहम पेशरफ ज़रूर है, लेकिन इसकी साख, इसका इख्तियार और कानूनी हैसियत पर सवालात अभी भी बाकी हैं। गजा के लिए अरबों डॉलर इमदाद और तामीर नौ के ऐलानात उम्मीद अफजा ज़रूर हैं, मगर क्या माली मुआवनत देरपा अमन की ज़मानत बन सकती है? जब तक सियासी मुफाहमत और मकामी एतमाद बहाल ना हो, क्या बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल किरदार अदा करेगा या सिर्फ एक इमदादी प्लेटफॉर्म होगा? असल इम्तिहान बयानात तक नहीं बल्कि अमल दरामद है। क्या ये फोरम मशरिक़ वुस्ता में हकीकी इस्तेहकाम ला सकेगा या आलमी सियासत का एक और आर्जी तजुर्बा साबित होगा? इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर लिया साबिक सफ़ीर सरदार खान साहब ने। मसूद खान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद खान साहब, बहरहाल गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ, आप इस इजलास को किस नज़र से देखते हैं? और साथ में ये भी बताइए, क्या ये एक मौसर प्लेटफॉर्म जो है साबित हो सकता है? गजा में मुस्तकिल अमन इसके बाद आ सकता है आपके ख्याल में? जैसा कि आपने कहा, पाकिस्तान को इस बोर्ड में पजीराई मिली है। सारी दुनिया बोर्ड के सिलसिले में जो भी कार्रवाइयाँ हो रही थी वो देख रही थी, तो इसलिए ये कि दुनिया भर के टेलीविज़न नेटवर्क्स उसे बराह रास्त नशर कर रहे थे। तो पाकिस्तान की एक मरतबा फिर तारीफ़ हुई है, और जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी हैसियत को तस्लीम किया गया है, और इससे ख़ित्ते में नया तवाज़ुन पैदा हो सकता है। ख़ित्ते से मेरी मुराद सिर्फ जनूबी एशिया नहीं है, बल्कि जनूबी एशिया और मगरबी एशिया दोनों शामिल हैं, और चीन के हवाले से देखा जाए तो उसमें मशरक़ी एशिया भी शामिल हो जाता है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी नवीद है, और उन्हें जो है सोच समझ के कुछ इस किस्म की मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि इस मौके से पूरा फ़ायदा उठा सकें। दूसरा, आपने बोर्ड ऑफ पीस के बारे में कहा, तो बोर्ड ऑफ पीस के बारे में पाकिस्तान दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ इसलिए शामिल हुआ था कि गज़ा के अंदर कत्लेआम ख़त्म हो, और लेकिन ये है कि उस जंगबंदी के बावजूद भी जो अक्टूबर में हुई थी, अभी तक कत्लेआम जारी है। क्योंकि हम समझते हैं कि वहाँ आपने देखा होगा कि अब तक जो है 603 के करीब लोग जो है मारे जा चुके हैं अक्टूबर से लेकर अब तक। यानी कहने को जंगबंदी है, लेकिन जंगबंदी नहीं हुई। और दूसरी तरफ जो है एक और महाज गर्म हो गया है, जिसका ताल्लुक़ भी मशरिक़ वस्ता से है, जिसका ताल्लुक़ भी फ़लस्तीन से है, और वो है ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी। और बल्कि इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका एक महदूद हमला कर दे ईरान के ऊपर, या दबाव की खातिर या अपने तमाम शराइत मनवाने के लिए, तो उससे एक जंग छिड़ सकती है। लिहाजा अगर आप लौट के जाएं तो इस हद तक तो उसे कामयाबी हुई है कि बोर्ड ऑफ पीस ने बहुत से अहम ममालिक को बुलाया है, ख़ास तौर से वो ममालिक जो कि इस खत्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरे बर्र-ए-आज़मों से भी हैं, लातीनी अमेरिका से बहुत सी नुमाइंदगी मौजूद है। तो ये तो सारी की सारी मुस्बत चीज़ें हैं, लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा के साथ हम कदम होगा या उसकी निगरानी करेगा। निगरानी का इशारा ख़ुद सदर ट्रंप ने दिया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को कामयाब तो देखना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ इस तरीके से कि जैसे बोर्ड ऑफ पीस जो है उसकी भी सुपरविजन कर रहा होगा जी। तो ये एक पहलू है। दूसरा ये है कि इसमें जो अहम तरीन फरीक है इस पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ पीस में, या अहम तरीन रुकन है, वो इसराइल है। मैं समझता हूँ अमेरिका की अपनी से है, और अमेरिका जो है जो चाहता है करवाता है, लेकिन इस मामले में चूँकि इसका ताल्लुक़ मशरिक़ वस्ता से है, तो इसराइल को एक वीटो हासिल है। और यानी ये कुछ मामलात मुश्किल नज़र आ रहे हैं कि वहाँ गज़ा में जो है एक किस्म का जो अहले गज़ा को किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया जा सकेगा, क्योंकि जो मंसूबे बन रहे हैं तामीर नो के लिए, उसमें ज़्यादा फोकस ये 5 लाख के करीब उन्होंने हाउसिंग यूनिट्स बनाने हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हुआ कि वो गज़ा के लोगों को दिए जाएंगे या जो रियल एस्टेट टाइकून्स हैं वह वहाँ एक नया रिवियरा पैदा करना चाहते हैं, एक नई जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, और उससे जो है
मगरबी ममालिक को मनफियत के लिए एक सामान होगा या इसराइल को फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये वो सवाल हैं बिल्कुल खान जिनके साहब, अभी तक इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रकम भी चाहिए, और इत्तलात के मुताबिक जो एस्टिमेशन लगाया गया वो $70 बिलियन जो हैं वो इसके लिए दरकार होंगे, और इसमें दहाइयाँ लगेंगी जो तामीर नौ होगी। लेकिन आपके ख्याल में क्या जो माली मुआवनत है वो देरपा अमन की ज़मानत हो सकती है? देखिए, ये जो ममालिक हैं जिन लोगों ने $1 बिलियन दिया है, वो मुस्तकिल रुकनीत के लिए दिया है, क्योंकि ये एक शर्त आई थी, और तमाम ममालिक जो शामिल हैं उन्होंने हस्ब तौफीक जो है कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर की है। इस तरीके से देखा जाए तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के मॉडल की पैरवी की जा रही है, उसकी नक्काली की जा रही है, क्योंकि वहाँ जो है रुकनीत के लिए पैसे हैं, मुस्तकिल अरकान के लिए भी हैं, और उसके लिए यानी सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान के लिए भी, और तमाम आम मेंबरशिप के लिए भी हैं। तो एक तो ये उसका पहलू है। दूसरा ये है कि ये पैसे जो हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर ये $5 बिलियन या जो अमेरिका ने ऐलान किया है $10 बिलियन या $7 बिलियन जो अभी इकट्ठे हुए हैं, ये 17 से लेके 20 बिलियन के करीब हो जाते हैं, ये अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो क्योंकि आम तौर पे ये जो इस किस्म के ठेके होते हैं वो मगरबी फर्म्स को मिल जाते हैं, या उसमें जो दूसरे जो है तो उसमें जो मेयार ही बदल जाता है कि किस तरीके से वो क्या वहाँ ग्रास रूट्स तक वो जो तबाहशुदा मकानात हैं या तबाहाल लोग हैं उन तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि दरमियान में इंटरमीडियरीज बहुत से होते हैं। और ये जो है ये जो कैपिटलिज्म या उसका जो इंटरनेशनल कैपिटलिज्म है या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि उसमें जो है ओवरहेड कॉस्ट पे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, कंसल्टेंसीज के ऊपर हो जाता है, ठेकों के ऊपर हो जाता है। अगर उसे उससे पाक कर दिया जाए तो ये रकम बहुत ज़्यादा है, और वो तामीर नाव बड़ी जल्दी से हो सकती है, और पूरे का पूरा गज़ा जो है उसकी टेरिटरी ही थोड़ी सी है, कुल 350 किलोमीटर के करीब है। आबादी 2 मिलियन थी, वो घट के अब मेरा ख्याल है कि 19 के करीब हो गई होगी। 2 मिलियन थी तो अब 1.9 मिलियन के करीब हो गई होगी। तो ये रकम उनके लिए बहुत ज़्यादा, अगर आप फीकस भी देख लें, पर कैपिटा देख लें, तो ये रकम उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या ये सारी की सारी रकम जिसका आपने 70 बिलियन का जिक्र किया है, क्या ये उसके लिए मुख्तस होगी? और दूसरा बड़ा जो इसके साथ साथ मसला चल रहा है वो ये है कि इसराइल अभी तक जो है उसके गज़ा के 54% रकबे के ऊपर काबिज है। वो कब्ज़ा कब खाली होगा, हमास गैर मसल्ला होगा या नहीं होगा, वो इसके लिए तैयार है या नहीं है, तो ये वो कुछ मामलात हैं। सर ये बड़ा अहम नुक्ता सर खान साहब आपने उठाया है। हमने देख रहे हैं कि जब बोर्ड ऑफ पीस का जो पहला बाज़ाब्ता इजलास हो रहा है, जिस जगह पर हो रहा था उसके बाहर कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एहतजाज किया और साथ में उन्होंने ये भी नारा लगाया कि गज़ा को मत बेचो। तो आपको लगता है कि गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में जो डिसीजंस होंगे और जो उसकी एप्लीकेशन हमें नज़र आएगी आने वाले दिनों में, क्या फ़लस्तीनियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इसमें आप देख रहे हैं? फ़लस्तीनियों को इस वक्त दो ख़तरे हैं। एक जो है फौरी तौर पर जो ख़तरे हैं, एक ये है कि गज़ा में इसराइल की तरफ से क़त्ल गारत जारी रहेगी और उनके जो है महदूद पैमाने पर उनको इंसानी इमदाद दी जाएगी। और दूसरा ख़तरा यह है कि जिसका बहुत वाज़ेह इशारा इसराइल ने दे दिया है कि वो मगरबी किनारे को और मशरक़ी यरूशलेम को अपने साथ मुंसलिक कर लेगा, अपनी रियासत के साथ मुंसलिक कर लेगा, और उनके बाद बाकायदा उनका वो इलाक़ा छीन लेगा। तो इस वजह ये दो बड़े ख़तरात मंडरा रहे हैं। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा का अलग से इजलास होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में, जिसमें हर मंदूब ने सिवाय अमेरिका के इस बात के सिलसिले में मुतनब्बे किया है कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक क़दम होगा। इसराइल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि गज़ा को कुछ इस किस्म का रिलीफ दिया जाए कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, और इसलिए ये है कि जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है, पाकिस्तान ज़ाहिर है कि इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर ये मौक़िफ़ पेश करेगा और सदर ट्रंप को कायल करने की कोशिश करेगा। सदर ट्रंप के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ात हैं, अरब ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ात हैं, हम उनको कायल करने की कोशिश करेंगे कि ये बोर्ड ऑफ पीस तब कामयाब होगा जब अहले फ़लस्तीन को उनका हक़ खुद इरादियत दे सके या कोई इस किस्म का उनका रियासती ढांचा बना सके, क्योंकि इस वक्त तो जो हालात सामने आ रहे हैं उससे नामुमकिन नज़र आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, आपने कहा कि
ये बोर्ड ऑफ पीस के बाहर जो है कुछ मुजाहरा हो रहा था और उसमें कुछ नारे लग रहे थे, लेकिन असल बात यह है कि जो बोर्ड ऑफ पीस के इस इजलास में इसराइल तो शामिल था, लेकिन फ़लस्तीन का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था। जी। ना मगरबी किनारे से था, ना ईस्ट यरूशलेम से था, ना गजा से था। और फिर जो है उधर एक फ़ौज का भी ऐलान कर दिया गया है कि फ़ौज की जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, जिसके कमांडर मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स हैं, वो कह रहे हैं कि 20,000 के करीब जो है वहाँ फ़ौजी जो है निगहदाश्त करेंगे, पहरा देंगे, और उसके बाद पीस इन्फोर्समेंट करेंगे। और उसमें 8,000 के करीब इंडोनेशिया ने अपने ट्रूप्स का ऐलान कर दिया है। तो और भी दूसरे ममालिक भी शामिल हो रहे हैं उसमें, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में, जिसमें ख़ासतौर से जो हमारे ख़त्ते से करीब हैं उसमें उसके भी कुछ ममालिक जो है उसमें शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल तो खान साहब, कहने का दीगर मतलब ममालिक के जो हैं ट्रूप्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात होती है तो पाकिस्तानी फ़ौज क्या उस फोर्स को ज्वाइन कर सकती है, और पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली या मौक़िफ़ होना चाहिए इसमें? अब देखिए, जो यानी उनका कमांडर मुकर्रर हो गया वो अमेरिकी जनरल हैं, मेजर जनरल, जिनका मैंने अभी नाम लिया। दूसरा ये है कि वो इंडोनेशिया जो है वो डिप्टी कमांडर की उन्होंने पोस्ट कबूल कर ली है। पाकिस्तान अगर जाएगा तो उसकी 2-3 शराइतें कि अगर वो जाएगा तो पीस इन्फोर्समेंट या किसी कॉम्बैट ड्यूटी के लिए नहीं जाएगा, यानी किसी फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई फ़ौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। और दूसरा ये है कि वो हमास को गैर मसल्लह करने में किसी किस्म का, अगर ज़बरदस्ती उनको गैर मसल्लह किया जाता है तो किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेगा। तो इस एतबार से इन शराइत के साथ देखते हैं कि पाकिस्तान वो जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की कमांड एंड कंट्रोल इससे मंजूर करती है या नहीं करती, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सिर्फ पीस कीपिंग के लिए जाता है, अमन को क़ायम करने के लिए, और जैसे इस्तिलाहन कहते हैं कि पीस बिल्डिंग के लिए, कि वहाँ अगर कोई ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं तो उनको निपटाने के लिए वहाँ जाएगा। ये शराइत पूरी होती हैं तो पाकिस्तान शामिल होगा। पाकिस्तान का अभी भी उसूली मौक़िफ़ है कि ये सारे का सारा अमल जो है 2 रियासती फार्मूले के ऊपर मुंतज होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, ये भी अर्ज़ कीजिएगा, जैसे कि हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जब भी वो देखते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को या फील्ड मार्शल को तो उनकी तारीफ़ किए बिना नहीं वो रहते। तो इस दफ़ा भी उन्होंने एक बड़े गैर मामूली इजलास में उनकी तारीफ़ भी की है। आपको लगता है जो गर्म जोशी है महज ये एक अमली शराकतदारी में ढलेगी या फिर एक सिफारती इशारा आपको लगता है? ये इसकी इलामती अहमियत भी है, लेकिन यह है कि साथ साथ जो है हमारी शराकतदारी बढ़ रही है। एक शुरू में ही हमने ये कहा, आपने भी कहा, मैंने भी उसे दोहराया कि जो नया स्ट्रेटिजिक तवाज़ुन कायम किया जा रहा है ख़ित्तों में, मुख्तलिफ़ मुल्हिक़ ख़ित्तों में, जिसमें मशरक़ी एशिया है और उसके अलावा जो जनूब यानी साउथ एशिया है और वेस्ट एशिया है, सारे का सारा जो है, और ख़ास तौर से मशरक़ वस्ता में। दूसरा ये है कि शराकतदारी जो है हमारी बायलैटरल रिलेशंस में बढ़ रही है, और उसमें यह है कि हमारी इसका तजारत के ऊपर असर होगा। उसके बाद अमेरिका की सरमायाकारी आएगी। अमेरिका की हौसला अफजाई की वजह से खलीजी रियासतों से सरमायाकारी आएगी, बशर्ते कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग न छिड़ जाए, क्योंकि उसके बहुत से अनदेखे ख़दशात मौजूद हैं जिससे पाकिस्तान भी जो है मुतासर होगा। तो दूसरे ये है कि उसके अलावा ये है कि क्रिप्टो करेंसी में हमारा ताउन है, क्रिटिकल मिनरल्स में ताउन है, और भी अंदिया दिया है अमेरिका ने कि वो पाकिस्तान को ऑयल एक्सप्लोरेशन में मदद करेंगे। तो ये शराकतदारी बायलैटरल प्लान के ऊपर भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार मसूद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपने एक और मामले का भी जिक्र किया कि अगर ईरान अमेरिका जंग छिड़ जाती है तो इसके असरात जो हैं पाकिस्तान तक भी पहुंच सकते हैं। प्रोग्राम में फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद ईरान अमेरिका तनाज़े पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आलमी सियासी मंजरनामे पर ईरान अमेरिका तनाज़ा और जौहरी मुआहदे का मुस्तकबिल एक बार फिर गैर यकीनी धुन में लिपटा दिखाई देता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट में जिस महदूद फौजी कार्रवाई का जिक्र किया गया है उससे मुराद अमूमन ऐसी हदफी और मुख्तसर नौयत की स्ट्राइक्स होती हैं जिनका मकसद मुकम्मल जंग के बगैर दबाव बढ़ाने की कोशिश होता है और जो दूसरा फरीक है उसको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना होता है। ताहम फिल वक्त ऐसी कोई मुसद्दिका इत्तला जो है मौजूद नहीं कि अमरीकी अफवाज फौरी तौर पर ईरान
ईरान पर हमला करने जा रही है। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयानात और 10 दिनों में फैसला जैसी डेडलाइन ने सिफारती फ़ज़ा को कशीदा ज़रूर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन की जानिब से मुमकिना हमले की सूरत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तंबीह इस अमर की अक्कासी करती है कि मामला महज लफ्ज़ी जंग नहीं रहा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये बयानात डेटरेंस की हिकमत अमली है या हकीकी तसादुम की तमहीद। अगर महदूद हमला होता है तो क्या ईरान मुतनासिब मगर फैसला कुन जवाब देने की पोजीशन में है, और क्या ऐसा रद्द-ए-अमल तनाज़े को काबू में रख पाएगा या पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ जाएगा। रूस की सख्त तनबीह और बरतानिया की जानिब से मुमकिना कार्रवाई के लिए अड्डे इस्तेमाल न करने का इंदिया क्या मगरबी इत्तेहाद में दरार की अलामत है या वक्ती सिफारती फासला। क्या ट्रंप की मुमकिना डील की ख्वाहिश दरअसल मशरिक़ वस्ता में नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बुनियाद है या दबाव की सियासत। और इस तमाम तनाजुर में क्या अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी कम कराने में मौसर किरदार अदा कर पाएगा, जबकि पाकिस्तान जैसे ममालिक को तवाज़ुन, सिफारती फ़ालियत और अपने मुआशी और सलामती मफादात के दरमियान किस हिकमत अमली का इंतखाब करना चाहिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है दिफाई तर्जकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमें ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले खालिद चिश्ती साहब, अब फिर एक और डेडलाइन सामने आ गई है। पहले लग रहा था और कहा जा रहा था कि 1 महीने में मामला तय हो जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया कि 10 दिनों में मामला तय हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमले की तैयारी है। आपको क्या लगता है कि रोजे भी चल रहे हैं, उधर से बोर्ड ऑफ पीस का इजलास भी पहला बाज़ाब्ता हो गया है, और इस तमाम एफर्ट के दरमियान ईरान पर हमला हो सकता है आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया इमरान, आपने इनवाइट किया। देखिए ये तो अभी बहुत ऑलमोस्ट सर्टन होता जा रहा है कि प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत मैसिव बिल्ड किया है, और ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका की ये 2003 में जो गल्फ वॉर हुई थी, जब इराक के खिलाफ इन्वेजन हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट है पिछले 22 सालों में तकरीबन। इससे बड़ी डिप्लॉयमेंट उन्होंने नहीं की। जाहिर है अब अमेरिका पे खुद बहुत बड़ा प्रेशर है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है, कोई मीनिंगफुल रिजल्ट, या जिसको मैं कहता होता हूँ कोई वॉर ट्रॉफी तो अपने लोगों को दिखानी पड़ेगी। इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट, जाहिर है मिलिट्री एक्सपेंस बहुत हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बड़ी रीजन में आई हुई है, बहुत हिजान खेजी है जंग के बारे में गल्फ के अंदर, दूसरी मुल्कों के अंदर, तो जाहिर है मीनिंगफुल रिजल्ट। लेकिन ये बाज दफा नेगोशिएशन के लिए टैक्टिक्स भी यूज किए जाते हैं। जब आपको दुश्मन को आप ये कहते हैं कि ये आपका डिस्ट्रक्शन या आपको जो अटैक है ये अश्योर्ड है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। जब आप इस तरह की डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो आपको बार्गेनिंग एडवांटेज भी मिलता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने जो अपनी पोस्चरिंग की है वो भी बहुत खतरनाक है। वो गाइडेड मिसाइल उन्होंने रेड सी में रखे हैं, पर्शियन गल्फ में डिस्ट्रॉयर रखे हैं, उन्होंने ईस्टर्न मेडिटेरियन की तरफ वहां भी डिप्लॉयमेंट किया ताकि इजराइल को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इन सारी डिप्लॉयमेंट के अंदर हम ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर देखते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पॉसिबल चाहते हैं कि नेगोशिएशन में ऐसा कुछ जरूर मेजरेबल हो जाए जो वो अपने लोगों को दिखा सके। और दिखाने में 2 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली चीज ये है, जाहिर है एक न्यूक्लियर जो है इंस्टॉलेशन का है, जो उनको रोल बैक का वो कह रहे हैं, और दूसरा है जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स का रोल बैक है, जो ज्यादा इंटरेस्ट इजराइल की है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा न्यूक्लियर से भी ज्यादा खतरा इजराइल को बैलिस्टिक और लॉन्ग रेंज मिसाइल से है, जो हमने देखे जिसके अंदर ऑलमोस्ट उनके सिविलियंस भी कैजुअलिटीज हुई थी 24 पिछली दफा, और 600 के करीब इजरायली मारे गए थे पिछले अटैक में जून में। तो ये सारा देखते हुए मैं एक और आपको लेटेस्ट रिसर्च जो मैंने की है, मैं बहुत फॉलो करने की कोशिश कर रहा था कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं जिनको पॉसिबली अमेरिका सबसे पहले अटैक करेगा, उनकी क्या स्टेटस है। अमेरिका के लास्ट अटैक के बाद ईरान ने बहुत ज्यादा बीफ अप किया है उनका डिफेंस जो है, ग्राउंड कैमोफ्लेज किया है, उनको बहुत ज्यादा सैंड यूज हो रही है, आर्टिफिशियली उनको बिल्डअप किया जा रहा है, ऐसे डिजाइन बनाए जा रहे हैं जहां मिसलीड किया जा सके इनकी बॉम्बिंग को। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने ना सिर्फ बीफ अप किया है, डिसेप्शन प्लान भी तैयार किया है, बिकॉज उनको भी ये सर्टन है कि ऐसा अटैक जब भी हुआ वो सबसे पहले मुझे लगता है कि न्यूक्लियर से शुरू होगा, या फिर जैसे लीडरशिप को कर सकते हैं, या बंकर्स को और कमांड हेडक्वार्टर्स को कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि आखिरी कंक्लूजन में ये कहूंगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस वक्त तक तो बार्गेनिंग चिप पर यूज कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा इसलिए नहीं है उनका। ये जो 10 दिन का उन्होंने वादा किया, लास्ट जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो 2 हफ्ते का ईरान को टाइम दिया गया था कि आपके पास 2 हफ्ते हैं, आप नेगोशिएशन को कंक्लूड करें। लास्ट अटैक जून में, और 3rd डे पर अटैक कर दिया। तो ये जो 10 दिन है, ये मैं इसको खतरे की घंटी भी समझ रहा हूँ। ठीक है
सर आपने अहम नुकता उठाया, लेकिन जॉन चूंकि आप ईरान में मौजूद हैं, अच्छा ये बताइए ये जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां हैं इस पर ईरानी अवाम और ईरानी जो सियासी हलके हैं वो इस धमकियों को कैसे ले रहे हैं, और क्या वो वाकई समझते हैं जंगी खतरा मौजूद है या फिर ये सफारती दबाव बढ़ाने की एक एफर्ट हो सकती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि प्रेशर जो बढ़ाया 6 जनवरी से जो बातें करते हुए वो आ रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और आप बाहर निकलें और हम आगे आ गए, बेड़े बेड़ा हमने भेज दिया है, तो अभी तक क्या फर्क पड़ा है ईरान के ऊपर? इस प्रेशर ने काम किया है या नहीं किया है? अगर आप इसको इवेल्युएट करें तो आप देखेंगे कि अमेरिका की जो सेंट्रल डिमांड्स थी कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट नेगोशिएशंस करनी है, इस्तांबुल के अंदर मीटिंग करनी है, बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भी बात करनी है, दूसरी चीजों के ऊपर भी बात करनी है, ईरान ने तो बावजूद इब्राहिम लिंकन के, बावजूद किसी भी प्रेशर के या थ्रेट के अपनी नेवल एक्सरसाइजेज भी कंटिन्यू रखी। उन्होंने अपनी लाइव फायर ड्रिल्स भी की, उन्होंने रशिया और चाइना के साथ भी जो है पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिए ड्रिल्स के अंदर, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि नहीं जी, इस्तांबुल के अंदर नहीं, आप मस्कत के अंदर आए टॉक्स करने के लिए, एंड द टॉक्स विल बी हेल्ड इनडायरेक्टली। और इश्यूज के ऊपर जो बात हुई है वो हुई भी सिर्फ न्यूक्लियर इशू के ऊपर है। तो आई थिंक कि प्रेशर टैक्टिक्स अगर अमेरिका ये दिखाना भी चाह रहा है तो वो काम नहीं कर रही है, और मजबूर हो जाएगा अमेरिका कि या तो वो ये जो अपना पूरा इतना सामान लेके आया है वहां से, या तो वो हमला कर दे, या तो वो वापस खाली हाथ चला जाए, या डिमांड्स एक्सेप्ट करके वो निगोशिएट करके। और आई थिंक इसीलिए अभी जो बात चल रही है और ईरानी जो फील कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये फील कर रहे हैं कि ये प्रेशर बढ़ाने की टैक्टिक जरूर हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ जंग की तैयारी भी हो सकती है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि ईरान इज नॉट बजिंग और ईरान इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी ऑफ द डिमांड्स विच आर बीइंग अनफेयरली प्लेस्ड ऑन ईरान इटसेल्फ। तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है, सिचुएशन यही आ गई है कि अब अमेरिका को इतनी बेइज्जती फेस करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी अगर वो खाली हाथ वापस जाता है, कि या तो अमेरिका ईरान की डिमांड्स को एक्सेप्ट करे या तो अटैक कर दे। और दोनों केसेस में आपको बता दूं, ईरान का नुकसान कम है, अमेरिका का नुकसान ज्यादा है। ठीक है, आपको दोनों केसेस में ईरान का नुकसान कम, अमेरिका का नुकसान ज़्यादा लगता है। खालिद चिश्ती साहब, आपको क्या लगता है अगर अमेरिका जो है वो अटैक करता है ईरान पर, तो ईरान क्या अपने दिफा में फैसला कुन जवाब देने की आपके ख्याल में पोजीशन में है इस वक्त? देखिए, ईरान के पास तो चॉइसेस ही नहीं है सिवाय सर्वाइवल के और मैक्सिमम हिट बैक करने के। अमेरिका के पास भी चॉइसेस नहीं, लिमिटेड होती जा रही हैं, क्योंकि अगर वो एक अटैक को एक हद से ज्यादा, जैसे जॉन साहब कह रहे थे कि ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया कि डिप्लॉयमेंट की थ्रेट हुई, फिर उन्होंने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर था अब्राहम लिंकन, वो साउथ ऑफ जापान था डिप्लॉयड, उसको 8,500 किलोमीटर सफर कराया 8.5 दिनों में, उसको सर पर डिप्लॉय कर दिया। बेसिकली वो किया क्यों, वो भी मैं कमेंट करता चलूं, वो इसलिए किया था इनको कि जो जॉर्ज ये है जो था फोर्ड का, ये तो डिप्लॉयड था वेनेजुएला के खिलाफ, उसको इसने घेरा हुआ था। इस जहाज का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, बुनियादी तौर पर इसका एडवांटेज 2 थे। एक, इसने कुछ साल पहले ह्यूतीज के जो मिसाइल से उनको इंटरसेप्ट किया था, ये डिप्लॉयड था इसी एरिया में। और दूसरा, इस जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर F-35 डिप्लॉय होते हैं 10 के करीब, जो 10 लेकर वो आ रहे हैं, वो एक बहुत स्टेल्थ एक एलिमेंट, एक एडवांटेज था। जो आप कह रहे हैं प्रेशर जरूर बिल्ड हो रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए एक चॉइस करने का टाइम भी कम होता जा रहा है, क्योंकि अगर वो डिले करते जाते हैं तो वो उनकी मिथ खत्म हो जाती है, जो उन्होंने ऑफेंसिव एक पोस्चरिंग की होती है वो डाइल्यूट हो जाती है, लोग समझेंगे ब्लफ है। और अगर वो प्रीमेच्योर कर देते हैं, जो कि अब प्रीमेच्योर नहीं रह गया, लेकिन प्रीमेच्योर मैं इस तरह कह रहा हूं कि रिजल्ट लिए बगैर अगर ये अटैक शुरू हो जाता है जिसमें टेक होम कुछ नहीं मिलता अमेरिका को, तो उधर से भी एम्बैरेसमेंट है। एक हिस्ट्री से मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं आपके व्यूअर्स को कि अमेरिका ने एक लॉन्च किया था ऑपरेशन ईगल क्लॉ 24-25 अप्रैल 1980 में, 1980 में, और अपने 50 रिफ्यूजीज जो उन्होंने इनकलाब के बाद आयतुल्लाह खुमैनी जब तशरीफ लाए थे, तो वो जब हॉस्टेज बना लिया था 50 अमेरिकन को, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन किया था, बुरी तरह नाकाम हुआ था। एक तो डस्ट स्टॉर्म आ गया था, जहाज हेलीकॉप्टर उनके C-130 से टकरा गया, उनके 8 अपने लोग मारे गए और 50 जो यरगमाली थे एक भी नहीं रिहा हो सका। और प्रेसिडेंट कार्टर ने इलेक्शन लड़ा कोई 8-9 महीने के बाद, वो हार गए, और लोग कहते हैं इलेक्शन हारने की सबसे बड़ी वजह वो थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी 8 महीने बाद इलेक्शन तो नहीं लड़ना, लेकिन जितनी उन्होंने हाइप क्रिएट खुद की हुई है, उनके बिहाफ पे किसी और ने नहीं की है। उन्होंने अपने आप का पोस्टरिंग इस तरह कर दिया और इतने आपको अश्योर्ड दिखाया है विक्ट्री के करीब, जैसे वो कुछ नहीं है। तो ईरान के पास तो चॉइस ही नहीं है। ईरान के पास लास्ट टाइम भी जून में, मैं सबसे कहता हूं और आज भी कहता हूं, कि जब इजराइल पर हमला किया था ईरान ने, तो 2 मुल्कों का अगर मैं मिलिट्री स्टूडेंट के तौर पे कंपैरिजन करूं, तो जो मिथ, जो जोम या भरम टूटा था, वो तो इजराइल का टूटा था, क्योंकि उसने $265 बिलियन की मदद ली है जब से वो वजूद में आया है अमेरिका से। सिर्फ मिलिट्री एड की मैं बात कर रहा हूं, उसके बावजूद नंबर 1 एयर डिफेंस दुनिया का होने के बावजूद, और 70 गुना ईरान से साइज में छोटा होने के बावजूद वो अपना दिफा नहीं कर सका था। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब यह है कि पेनिट्रेट करके ईरान ने दिखा दिया।
जी। अभी भी क्लोजिंग कमेंट मेरा इमरान साहब ये है कि अभी भी अगर ईरान हिट करता है, चाहे वो स्पीड बोट्स के जरिए करता है, सबमरीन्स के जरिए करता है, ड्रोन्स के जरिए करता है, अगर वो सिंबॉलिक डैमेज भी इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर कर देता है तो वो बहुत ज्यादा नुकसान होगा उनके जो एक ना है अमेरिका की उसको हिट करने का। और आपने नोट किया जो ईरानी लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर आयतुल्ला, उन्होंने यही कहा है कि बाज दफा बड़ी ताकत को इतने जोर से थप्पड़ पड़ता है। मेरा ख्याल ये है कि ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जॉन साहब, आप ये बताइए, जैसे कि अगर ईरान और अमेरिका की जंग होती है तो इसका असर तो मशरिक़ वस्ता पर भी पड़ेगा, और पहले ही बोर्ड ऑफ पीस में अब मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने की बात हो रही है। एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है मशरिक़ वस्ता अफोर्ड कर सकता है? आपके ख्याल में सऊदी अरब, कतर, दीगर ममालिक जो हैं वो अपनी सिफारतकारी से इस जंग को टाल सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बात सारी ये है कि ये जितने भी ममालिक हैं, अब आप यहाँ पे मोरल लेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं या उसमें इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट एक बात तो क्लियर है कि ये जितने भी ममालिक हैं, अगर इनको पता है कि अमेरिका ने जो बेसिस इनके मुल्कों में बनाए हुए हैं और जितने भी अटैक्स ईरान के खिलाफ होते हैं, अगर वो उनके थ्रू होते हैं, उनका एयर, सी या लैंड रिसोर्सेज कोई भी यूज होती है, तो उनको पता है कि ईरान तो रिटेलिएट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि ईरान खामोश बैठ जाएगा, क्योंकि 12 दिन की जंग में इफेक्टिव डेटरेंस जो है वो ईरान ने क्रिएट कर दी है, और इसीलिए शायद इन मुल्कों ने कहा है कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाउएवर एट द सेम टाइम ये जो स्ट्रैटो टैंकर्स और रिफ्यूलर्स और जितने भी आप पर्टिकुलरली जॉर्डन के अंदर, कुवैत के अंदर और बहरीन के अंदर जो आप मूवमेंट्स देख रहे हैं, चशीद साहब भी आई थिंक आई वुड अग्री, तो इम्कान यही है कि अगर जंग होती है तो बिल्कुल मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान जो है वो खामोश नहीं बैठेगा, और इन जितनी पर्टिकुलरली जो कंट्रीज हैं जो सपोर्ट कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स को इन डूइंग व्हाटएवर इट्स डूइंग, उनके ऊपर अटैक जरूर होगा। और सवाल ये नहीं है कि मशरिक़ वस्ता में अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये कंट्रीज खुद से एक ईरानी सिस्टम चेंज को अफोर्ड कर सकती हैं। अगर ईरान के अंदर कोट अनकोट रिजीम चेंज होता है तो क्या यहाँ रीजनल कंट्रीज अफोर्ड कर सकती है कि इजराइल की प्रॉक्सी यहाँ पे बैठ जाए? तो आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट सवाल इस चीज के ऊपर है, और ऐसा नहीं है कि ईरान जो है खामोश बैठेगा। आई थिंक ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इस वक्त इसको सीरियस ले रही हैं, ईरानियन रिटेलिएशन थ्रेट को। ठीक है जी, आपके ख्याल में ईरान खामोश नहीं बैठेगा बल्कि जवाबी हमला भी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका जॉन हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। खालिद चशीद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप किसी को समझ नहीं आती, पहले जब मुज़ाकरात होते हैं तो कहते हैं बड़े मस्बत रहे, और ईरान की तरफ से बड़े मस्बत जो है वो बातचीत की जा रही है, फिर कहा जाता है कि 1 महीने में बेहतर हो सकते हैं, मुआहिदा हो सकता है, फिर कहा जाता है कि जी 10 दिन हैं, 10 दिन के अंदर अगर मामला तय ना हुए तो फिर हमले की जानिब बात जा सकती है। दूसरी जानिब इराक जंग के बाद ये जी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है 2003 के बाद कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की इतनी बड़ी फ़ौजी मूवमेंट हुई है। ये किस तरफ इशारा है? क्या आने वाले दिनों में ईरान पर हमला हो सकता है और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, इस पर सबकी नज़र है। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। मुल्क की सियासी मंजरनामे में इस वक्त इमरान खान की सेहत में नासाजी, तहरीक इंसाफ के मुतालिबात के हवाले से बात करें कि वो ये कह रहे हैं कि ज़ाती मुआलजीन को रसाई दी जाए, और सुहेल अफरीदी के इमरान खान रिहाई फोर्स के क़याम के ऐलान ने सियासी कशीदगी मजीद बढ़ा दी है। हुकूमती वज़रा के मुतज़ाद बयानात के इमरान खान के लिए डील ऑफर्स मौजूद हैं या नहीं, सूरत हाल को और गैर यकीनी बना रहे हैं। जबकि माह रमज़ान में भी अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार रखना इस बात की अलामत है कि हुकूमत दबाव के बावजूद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। इसी पर बात करेंगे जी। हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर तज़कियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने। नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हिकमत अमली जो है वो समझ नहीं आ रही। एक तरफ वो कहते हैं एहतजाज के बाद हम खान साहब को रिहा करवाएंगे, और अब तो सुहेल अफरीदी ने इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का जो है वो ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि ये तमाम हिकमत अमली उनकी कामयाब हो सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली जो है दुरुस्त है? शुक्रिया इमरान साहब। मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं, डंग टपाने का मसला, मतलब आपने टाइम तो उन्होंने ही पास करना है। हिकमत अमली तो खैर किसी को उनकी समझ आ जाए तो मुझे साथ भी शेयर कर लें। मैं तो खुद इसको समझने कासिर हूँ। डिसाइफर करना बहुत मुश्किल हो गया तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली तो, और बल्कि मेरा ख्याल है कि हिकमत अमली है ही नहीं। हिकमत अमली होती तो बंदा उसको कोई तजिया करता, क्योंकि एक सुबह एक कोई अब आवाज़ आती है, एक तरह का तस्वर आता है, शाम को दूसरा होता है। ये 8 फरवरी की जो हड़ताल है, तो ये हड़ताल थी कि नहीं थी? कोई आपको यकसुई के साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन सी कॉल है, किस लेवल पे आई कि ये हड़ताल है? हड़ताल हुई भी और नहीं भी हुई। हड़ताल भी हो रही थी और पतंगबाजियाँ भी हो रही थी, और बताया जा रहा था कि ये पतंगबाजी भी बड़ा लाहौरियों का एक बहुत बड़ा एक पैशन है, तो इसलिए ये तो होगी। बदकिस्मती से मरीम नवाज साहबा ने पतंगबाजी भी 8 फरवरी को रख ली,
तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तहरीक इंसाफ के पास हिकमत अमली है, बल्कि हिकमत अमली नाम का जो लफ्ज़ है वो उनके उससे वो करीब ही नहीं भटके। अच्छा, चली जा रही है खुदा के नहीं साहब, ये फरमाइएगा, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी सियासी तहरीकें भी देखी हैं, उसकी कामयाबी भी देखी है, लेकिन अब जो इमरान खान रिहाई फोर्स है, ये जो फोर्स का क़याम है, किसी तहरीक में इस फोर्स का क़याम जो है वो अमल में लाया गया? और ये मशवरे कौन देता है आपके ख्याल में? पार्टी के ऊपर कंट्रोल किसका है? ये पॉलिसी किसकी है? फैसले कौन कर रहे हैं यहाँ पर? मेरा ख्याल है रिहाई फोर्स तो कोई फैसला नहीं लगता मुझे। तो ये वो कहता है कि एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर एक नाकामी के ऊपर पर्दा डालने के लिए, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कोई 39 जलसे किए, उन्होंने खुद बताया कि मैंने 39 जलसे किए बिटवीन 15 अप्रैल और 19 मई 2022 कि उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत जो नई नई कायम हुई थी उसको गिराना था, उससे इस्तीफ़ा लेना था और 30 लाख बंदा इस्लामाबाद लाना था। लेकिन जब वो 25 मई को पेशावर से आए और 26 मई को निकले तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो पूरी तरह पिटिया नाकाम होगी। हालांकि उस वक्त इमरान खान साहब की अपनी वलवला अंगेज़ क़यादत उसको मुयसर थी। इमरान खान साहब 39 जलसे पाकिस्तान के टूल वर्स में करके लोगों को जो है मोटिवेट करके और खूब मीडिया कवरेज मिली उनको, इतनी मीडिया कवरेज के अनप्रेसिडेंटेड। 25 मई को पेशावर से निकले और जब 26 मई 2022 में पहुंचे तो कहते हैं जिस माल के ताजर थे वो माल न दारत। कहाँ पे 30 लाख बंदा लाना था, 3000 बंदा नहीं था। तो एक बात जो असल बात जिस रेफरेंस में कर रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने क्या कहा था, मैं फिर आऊंगा। इनफैक्ट वो फिर नहीं आ रहे थे, वो इतने मायूस से, उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर इतनी एक नाकामी और नामुरादी छुपी थी कि उसके बाद उनको सिर्फ यही कहना पड़ा मैं फिर आऊंगा और ये नया अमल दूंगा। चुनाचे एग्जैक्टली जब ये धरने जब आप उनको समेट रहे थे, जो कि ऑलरेडी 400-500 बंदा जो है वो 25 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं बंद करा सकता, वो तो चंद 5-7 हज़ार भी नहीं करा सकता। इसके तो लाखों बंदे सड़कों पर चाहिए होते हैं अगर मुल्क को बंद कराना होता है या लॉकडाउन करना होता है या शट डाउन करना होता है कि पूरा मुल्क आपके साथ यकसुई के साथ हर मामले में खड़ा हो। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जब आप नाकामी के लिए आपने एक लेम एक्सक्यूज ढूंढा है और वो लेंगे कि हम इमरान फोर्स बनाएंगे। अच्छा, अब इस पर भी देख लें इमरान फोर्स क्यों कामयाब होगी, क्यों कर कामयाब होगी? क्या इनकी कोई पहले कोई चीज़ कामयाब हुई है? पहले कोई चीज़, कोई एहतजाज, कोई तहरीक इंसाफ आज तक कामयाब हुए? ये कतई नज़र के तहरीक इंसाफ एक ये अजीब गरीब एक किस्म का तजाद है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है जिसके ऊपर हम सब मुतफिक हैं। कभी किसी के मुंह से सुना इमरान के मुखालिफ से भी कि इमरान की जो है गैर मकबूल है? हज़ार आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, शाम को आपके साथी जो है बाकी सारे टीवी चैनल यही डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये बहुत मैटर करते हैं और इसके ऊपर जो है सारे मीडिया जो है उनका एक मनभाता टॉपिक है इमरान खान। लेकिन क्या किया जाए कि जब तहरीक होती है, एहतजाज होता है तो उनका जितना नाकामियों का अच्छा न्याय साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं कर पाई, लेकिन इसके बावजूद जब राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कम से कम 2 दफा जो है वो डील जो है वो ऑफर की गई, तो अगर दबाव नहीं था तो हुकूमत की क्या मजबूरी थी? और आपको लगता है कि क्या ऐसी कोई डील एग्जिस्ट करती थी? असल में डील लफ्ज के जब तक खदोखाल या पैरामीटर ना पता हो तो क्या पता। राणा सनाउल्लाह ने जिस पैराए में बात की है मुझे तो उस वक्त समझ आ गई थी, वो किसी खास पैराए में किसी खास कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि मसलन संगजानी बैठ जाएं तो आपको ये रियायत कर दी जाएगी, आपको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि तो ये इस तरह की तो मैं तो आज मेरा कॉलम छपा है तो मैंने कहा 4 दफ़ा ये डील जो है इमरान खान साहब के साथ डील होते होते बची है। देखिए डील तो इमरान खान साहब खुद उसको मुतमन्नी है। अगर डील को मुतमन्नी न होते तो सितंबर 2022 में जनरल बाजवा को 3 दफ़ा किस काम के लिए मिले थे? वो तो गद्दार थे, वो तो मीर जाफर था, वो तो मीर सादिक था जनरल बाजवा। तो इमरान खान साहब किस लिए उनके पास मिले? फिर मुलाकातों के फौरन बाद क्या बयान दिया कि हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जनरल बाजवा को आर्मी चीफ मानने पर तैयार है। जाहिर है मामला फहमी हुई होगी जी। तो ये डील पता नहीं किस मतलब इमरान खान साहब ने जब केपी में अली अमीन गंडापुर साहब को बनाया या अली गौर साहब को बनाया या बाकी पार्टी के लोग जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने पार्टी की क़यादत जिनके पास है,
इनको क्यों आगे किया गया कि ताकि ये मामला फहमी कराएं। आगे बैरिस्टर सैफ जो है वो मेरे कहने पे तो जाके नहीं मिल लेते थे ना। मेरा बेटा जेल में है, मुझसे पूछे कि क्या कोई आसान है मिलना किसी को कि बैरिस्टर साहब जाके सुबह 6 बजे मिल जाए, 7 बजे मिल जाए। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज होती है, राब्ते जो थे वो हो रहे थे। बिल्कुल नियाज़ी साहब, आपने दुरुस्त कहा कि राब्ते हो रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, अब तो ना राब्ते हो रहे हैं ना मुलाकात हो रही है फिलहाल के लिए। हफीजुल नियाज़ी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।